मिड 20th सेंचुरी में अरब देशों और इजराइल के बीच पैलेस्टाइन को लेकर घमासान मचा हुआ था। उसी समय लीबिया के चिलचिलाती वीरान रेगिस्तानों में एक नौजवान लड़का मुअम्मर गद्दाफी अपने देश को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और मुनाकिस राजा इद्रिस से आजाद कर उस पर शासन करने का सपना लिए बड़ा हो रहा था। तब शायद ही किसी को यह पता रहा होगा कि गद्दाफी का यह सपना जल्दी ही उसे दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर्स में से एक बनाने वाला था। गद्दाफी न केवल लीबिया में तख्ता पलट करके खुद लीबिया का रहनुमा बन बैठा, बल्कि सत्ता में आते ही उसने अकेले अपने दम पर ब्रिटेन और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज को लीबिया से बाहर खदेड़ फेंका। अपने बेहतरीन कामों के बदौलत उसने अपने देश में विकास का ऐसा जलवा कायम किया कि एक ही झटके में उसने गरीब लीबिया को पर कैपिटा इनकम के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से भी आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सत्ता के नशे में चूर गद्दाफी अय्याशी और तानाशाही में ऐसा पागल हुआ कि वो अपने ही देश के लोगों का खून का प्यासा बन गया। जिसने भी उसके विरोध में आवाज उठाई उसको अपनी जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ गया। जहां धीरे धीरे लीबिया के लोगों के दिल में उसके लिए नफरत बढ़ने लगी और लोग उससे छुटकारा पाने के लिए सड़कों पर उतर आए, तो वही वेस्टर्न कंट्रीज की भी नफरत उसके लिए इस कदर बढ़ गई कि यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने उसे मिडिल ईस्ट का पागल कुत्ता तक कह डाला। देखते देखते कभी एक रेवोल्यूशनरी रहा गद्दाफी सभी का दुश्मन बन गया और उसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि लोग आज भी उसके आखिरी वक्त को याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन उसके अंत की कहानी जानने से पहले हमें उसकी जिंदगी को शुरू से समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे एक आम सा लड़का लीबिया का शासक बना और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 40 से ज्यादा सालों तक लीबिया पर राज करने वाले दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह गद्दाफी को अंत समय में अपने ही देश के लोगों से अपनी जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्यों अपने ही देशवासियों के हाथों उसका खात्मा हो गया। मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 1942 में लीबिया के रेगिस्तानी इलाके कसर अबू हादी में हुआ था। उस समय लीबिया इटली के कब्जे में था। गद्दाफी का परिवार कदादफा ट्राइब से बिलोंग करता था, जिनका बकरी और ऊंट चराने का काम था। बेहद ही गरीब परिवार से होने के बावजूद गद्दाफी के पिता ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया। गद्दाफी जिस स्कूल में पढ़ाई करता था वहाँ कुछ टीचर इजिप्ट के थे जो अक्सर स्टूडेंट्स को इजिप्शियन रेवोल्यूशन की कहानी सुनाया करते थे। गद्दाफी इन रेवोल्यूशन को सुनते हुए बड़ा हो रहा था और शायद यही कहानियां उसके मन में घर करने लगी थी। इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमाल अब्दल नासिर उन दिनों सभी अरबिक कंट्रीज का हीरो था और इस वजह से गद्दाफी भी नासिर के प्रभाव से दूर नहीं रह सका और नासिर को अपना आइडियल मानने लगा। स्कूल के समय से ही गद्दाफी ने पॉलिटिक्स में एंट्री कर अपना पॉलिटिकल करियर बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों गद्दाफी ने फिलॉसफी ऑफ द रेवोल्यूशन नाम की एक किताब पढ़ी जिसे नासिर ने लिखा था। ये किताब बेसिकली मिलिट्री कू के तरीकों को बताती थी। जाहिर था ये किताब गद्दाफी की फेवरेट बन गई। माना जाता है कि स्कूल में कई सारे टीचर्स बच्चों के पॉलिटिकल मूव्स को सपोर्ट करते थे और इसी वजह से गद्दाफी स्कूल के दिनों से ही सरकार के खिलाफ मूवमेंट चलाने लगे, जिसके कारण उन्हें 1961 में गवर्नमेंट एसेट्स को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में परिवार सहित सेभा से बाहर निकाल दिया गया। जिसके बाद गद्दाफी मिस्राता चले गए और आगे की पढ़ाई वहीं से की। यहाँ उन्हें मिशेल अफलक, अब्राहम लिंकन, सन यात्सन और मुस्तफा केमल अतातुर्क जैसे बड़े नेताओं की बायोग्राफी पढ़ने का मौका मिला, जिससे उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सत्ता चलाने की सीख मिली। पढ़ाई के दौरान उनके टीचर ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी भी देश में क्रांति लाने के लिए सेना की सहायता बहुत जरूरी होती है। गद्दाफी की नजर भी लीबिया की सत्ता पर थी, जिसे वो अपने टीचर्स के कहे अनुसार सेना को अपना हथियार बनाकर हासिल करना चाहते थे। इसी कारण गद्दाफी ने सेना में भर्ती होकर 1963 में बेंगाजी के रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। यहाँ लीबिया की मिलिट्री को ब्रिटिश आर्मी द्वारा ट्रेन किया जाता था, इसलिए गद्दाफी को यहाँ कुछ खास मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिस्ट और इंपीरियलिस्ट मानते थे। वो ब्रिटिशर्स के इस कदर खिलाफ थे कि उन्होंने अंग्रेजी सीखने तक से मना कर दिया था। साथ ही उन्होंने कई ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ कई बार बदसलूकी भी की, जिस कारण उन्हें फाइनल एग्जाम में फेल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने यह भी प्रदर्शन का कोई मौका अपने हाथों से जाने नहीं दिया और अपने साथी कैडेट्स के साथ मिलकर 1964 में फ्री ऑफिसर्स नाम से एक मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें रेवोल्यूशनरी इजिप्शियन नेशनलिस्ट ऑफिसर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सभी फ्री ऑफिसर्स सीक्रेटली मिला करते थे और अरब देशों से वेस्टर्न प्रभाव को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बनाते थे। गद्दाफी ने इस दौरान कई लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लिए जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाले थे। अगस्त 1965
1965 में ट्रेनिंग खत्म करके गद्दाफी सेना के कम्युनिकेशंस ऑफिसर बन गए। अप्रैल 1966 में उन्हें मिलिट्री के एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा गया, जहां उन्होंने 9 महीने से अधिक समय तक यूके के अलग अलग शहरों में मिलिट्री ट्रेनिंग ली। यूके में रहने के दौरान गद्दाफी ने महसूस किया कि यूके लीबिया से कहीं अधिक विकसित है। लीबिया को भी इसी तरह विकसित देश बनाने का सपना लिए गद्दाफी वापस लीबिया लौट आए और सेना में रहते हुए कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। कुछ वक्त बाद गद्दाफी उस गुट के साथ भी छुपकर काम करने लगे जो इड्रिस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए प्लानिंग कर रही थी। उन दिनों इड्रिस की सरकार पूरे लीबिया में काफी अनपॉपुलर हो चुकी थी। हर कोई अब मोनार्की से छुटकारा चाहता था। साल 1959 में लीबिया में क्रूड ऑयल की खोज हुई। उसके बाद मानो लीबिया की लॉटरी लग गई। ऑयल से होने वाली भरपूर कमाई से लीबिया की इकोनॉमी में भी काफी सुधार होने लगा, लेकिन इसका लाभ वहां की जनता को नहीं मिल पा रहा था। प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा केवल राजा इड्रिस और उसके करीबी लोगों के पास ही जा रहा था, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग अभी भी भुखमरी और बेरोजगारी की चपेट में ही थे। इड्रिस ने तेल से हो रहे प्रॉफिट को अपने तक सीमित रखने के लिए लीबिया की फेडरल रूलिंग सिस्टम को सेंट्रल बना दिया था, जिससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। ऑयल इंडस्ट्री अब करप्शन का नया जरिया बन चुका था। लोगों में नाराजगी बीतते दिन के साथ चरम पर पहुंच चुकी थी। वही 6 डे वॉर में मिली हार ने राजा के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था। पब्लिक का मानना था कि इड्रिस ने इस युद्ध में इजराइल के डायरेक्ट सपोर्टर अमेरिका का साथ दिया है। अरब देशों में इस शर्मनाक हार से जनता में इड्रिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। कैपिटल सिटी त्रिपोली और बेंगाजी में वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। ये विरोध इस कदर बढ़ गया कि यहाँ के लेबर्स ने इजिप्ट के लोगों के साथ मिलकर कई ऑयल टर्मिनल्स को बंद करवा दिया। प्रोटेस्ट के बीच 1969 के शुरुआती महीनों में लीबिया में तख्ता पलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगी थी। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA इड्रिस की सत्ता को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन छुपकर काम कर रहे गद्दाफी पर उनका ध्यान नहीं था। एक तरफ शेली ब्रदर्स ने इड्रिस की नाक में दम कर रखा था, तो दूसरी तरफ गद्दाफी चुपके से सत्ता तक पहुँचने के लिए अपने लिए रास्ता बनाने में जुटे हुए थे। शेली ब्रदर्स के पिता इड्रिस के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन्हें इड्रिस के लोगों ने ही मार दिया था। तभी से दोनों भाई राजा से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने इस घटना पर रिएक्ट करने के बजाय वो राजा के करीब आने लगे। कुछ ही समय में अब्दुल अजीज शेली लीबियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बन चुके थे, तो वही उमर शेली रॉयल एडवाइजर बन गए होते हैं। 1969 के मिड से ही शेली ब्रदर्स द्वारा तख्ता पलट की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। इस समय इड्रिस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टर्की और ग्रीस गए हुए थे। अगस्त 1969 तक इड्रिस को भी समझ आ चुका था कि अब उनके हाथ से लीबिया की सत्ता निकल चुकी है, इसलिए उन्होंने यहाँ लौटने के बजाय ग्रीस के एथेंस से ही अपने पद को छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी, जिसको 2 सितंबर 1969 को एक्सेप्टेंस मिलने वाली थी और इसके बाद उनका भतीजा राजा बनने वाला था। उधर शेली ब्रदर्स की नजरों से दूर गद्दाफी को लीबिया की सत्ता पर काबिज होने का अच्छा मौका हाथ लगा। जब तक शेली ब्रदर्स कोई एक्शन ले पाते, तब तक गद्दाफी की 12 मेंबर्स वाली डायरेक्टोरेट ने 1 सितंबर 1969 को तख्ता पलट करने के लिए ऑपरेशन जेरूसलेम की शुरुआत कर दी। 2 घंटे के भीतर ही गद्दाफी के साथियों ने कूच कर लीबिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। गद्दाफी ने यह काम इतना सीक्रेट रूप से किया था कि इड्रिस के पर्सनल बॉडीगार्ड और त्रिपोली के बाहर तैनात अमेरिकन आर्मी तक को कानो कान इस तख्ता पलट की खबर नहीं लगी। अब तक लीबिया के लोग अनजान थे कि आखिर इस तख्ता पलट को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया है। लेकिन फाइनली 7 दिन बाद गद्दाफी ने अपनी पहली स्पीच दी, जिसके बाद लोगों को पता लग सका कि इस तख्ता पलट के लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद मुअम्मर गद्दाफी है। गद्दाफी के भाषण के बाद लीबिया की जनता ने भी इस तख्ता पलट का स्वागत किया और अपने नेता के रूप में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सत्ता पर काबिज होते ही गद्दाफी ने रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल RCC के साथ मिलकर लीबिया से मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़कर पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया और लिबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना की। लिबियन अरब रिपब्लिक की स्थापना के बाद गद्दाफी खुद लीबिया के न्यू गवर्निंग बॉडी और RCC के चेयरमैन बन जाते हैं। लीबिया के सबसे पावरफुल लीडर बनने के बाद भी वो अपने आप को जनरल के पोस्ट पर प्रमोट नहीं करते और कर्नल के पोस्ट पर ही पूरी लाइफ बने रहते हैं। उनका कहना था कि देश में जनता का शासन कायम करने के लिए उन्हें मिलिट्री की सुप्रीम पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात थी। असल में लीबिया की सारी पावर उन्हीं के हाथों में होती है। इसके अलावा उन्होंने अलबेदा की जगह त्रिपोली को लीबिया की नई राजधानी बना दिया। गद्दाफी ने खुद गरीबी से उठकर लीबिया की सत्ता हासिल की थी, इसलिए उन्होंने ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को अपनी कैबिनेट में जगह दी, जिस कारण गद्दाफी तेजी से जनता के बीच पॉपुलर होने लगे। इसके बाद उन्होंने लीबिया को एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए 1969
1969 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसका जल्द ही लीबिया में असर दिखने लगा और लीबिया का किसान जो हमेशा लॉस में रहता था उसे अब प्रॉफिट होने लगा। लीबिया की इकोनॉमी मेनली ऑयल पर डिपेंडेंट थी, जहां अब भी भारी मात्रा में करप्शन हो रहा था। गद्दाफी ने ऑयल रिसोर्सेज को एक एक करके ठीक करना शुरू किया और इससे होने वाले प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा जनता को दिलाने के लिए मल्टीपल लॉ बनाए। इसी लॉ के चलते अक्टूबर 1969 में गद्दाफी ने फॉरेन कंपनीज के साथ चल रही करंट ट्रेड टर्म्स को अनफेयर बताते हुए लीबियन ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रही सभी फॉरेन कंपनीज को नेशनलाइज कर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दिया। गद्दाफी के इस डिसीजन को ओपेक में शामिल दूसरे देशों ने भी फॉलो कर अपने अपने देशों में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए। गद्दाफी का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और केवल कुछ सालों में लीबिया की पर कैपिटा इनकम $11,000 तक पहुंच गई, जिससे लीबियाई लोगों की लाइफस्टाइल में काफी सुधार होने लगा। उस समय लीबिया की डेवलपमेंट की गति कुछ इस कदर तेज हो गई थी कि लीबिया ने पर कैपिटा इनकम के मामले में इटली और ब्रिटेन जैसी कई डेवलप्ड कंट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन ऑयल के बढ़ते प्राइसेस के कारण जहां लीबिया जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश मुनाफे में थे, तो वही दूसरे देशों को इसे खरीदने में काफी परेशानी होने लगी, जिस कारण ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश इसके खिलाफ विरोध जताने लगे। इसलिए ऑयल के प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए अप्रैल 1971 में सभी बड़ी ऑयल कंपनीज और ओपेक मेंबर्स के बीच त्रिपोली एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिससे ऑयल खरीदने वाले देशों को भी कुछ सहूलियत हुई और ओपेक में शामिल सभी देशों का प्रॉफिट भी बना रहा। गद्दाफी ने न केवल ऑयल को लेकर लीबिया के विकास के लिए काम किया, बल्कि कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट्स किए जिससे लोगों के दिलों में उनके लिए जगह बन गई। गद्दाफी ने लीबिया के लोगों को सुविधा देते हुए मिनिमम वेजेस को डबल कर दिया और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सैलरीज देने का आदेश दिया। महिलाओं की बेहतरी के लिए लीबिया में 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी को बैन कर दिया गया। इस तरह के बेहतरीन फैसलों से लीबिया में महिलाओं की कंडीशन में काफी सुधार होने लगा। इस बीच गद्दाफी ने अरब देशों के बीच यूनिटी एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इजिप्ट से बात करना शुरू की। गद्दाफी का यह प्रपोजल इजिप्ट के अब्दुल नासिर को बहुत पसंद आया और इन सब में दोनों को सूडान का भी साथ मिला। इसके बाद लीबिया, इजिप्ट और सूडान ने मिलकर त्रिपोली चार्टर पर साइन किया और अरब रेवोल्यूशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन किया गया। इससे अरब कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ हो रहे अन्याय के लिए आवाज उठाने लगे। इन सब में गद्दाफी की बड़ी भूमिका थी, लेकिन तेजी के साथ उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी उनके दुश्मनों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। इसलिए कई बार गद्दाफी को सत्ता से हटाने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन गद्दाफी ने एक एक करके उन सभी की हत्या करवाकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। कई लोगों को गद्दाफी के खिलाफ साजिश करने के आरोप में सरेआम फांसी दे दी गई। गद्दाफी यही नहीं रुका, बल्कि उसने लीबिया में बसे इटली के सिटीजन्स और यहूदियों को भी लीबिया से बाहर निकाल दिया। गद्दाफी के इस तानाशाही रवैये ने लीबिया के लाखों लोगों को उसका घोर विरोधी बना दिया था। लेकिन सभी विरोधों से बेफिक्र होकर गद्दाफी ने एक और तानाशाही फैसला लेते हुए लीबिया में शरिया लॉ इम्पोज कर दिया और वहाँ की हर एक चीज और हर एक गतिविधि पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उस समय लीबिया के अंदर ब्रिटेन और यूएसए ने कई मिलिट्री बेस बना रखे थे और गद्दाफी अपने देश में वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के मिलिट्री बेस को लीबिया से जबरदस्ती हटवा दिया, जिस कारण ब्रिटेन और अमेरिका गद्दाफी के कट्टर दुश्मन बन गए। आगे चलकर ये दुश्मनी की नींव एक न एक दिन गद्दाफी की जड़ों को हिलाने वाली थी। लेकिन इन सभी बातों से बेपरवाह गद्दाफी अपने तरीके से अपने शासन को चलाने में लगा रहा। गद्दाफी ने लीबिया की सत्ता संभालने के वक्त पब्लिक से डेवलपमेंट के बड़े बड़े वादे किए थे और कहीं न कहीं सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। लेकिन तभी खुद अपने कामों से सेटिस्फाई नहीं होने का कारण बताकर गद्दाफी सितंबर 1971 में सबको सरप्राइज करते हुए अचानक अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन लोग कुछ समझ पाते कि तभी केवल एक महीने के अंदर ही गद्दाफी ने दोबारा गद्दी संभाल ली। दोबारा सत्ता में आने के बाद गद्दाफी ने देश में डेवलपमेंट करने के लिए कई रिफॉर्म्स किए और लीबिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाने पर जोर दिया। दरअसल लीबिया का 90 से 95% एरिया डेजर्ट है, जिस कारण वहाँ हमेशा पानी और खेती की परेशानी रही है। गद्दाफी किसी तरह पानी की सप्लाई को बढ़ा के एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना चाहते थे। इसी कोशिश में उन्होंने आगे चलकर द ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के तहत हजारों किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू लीबिया के कई इलाकों तक पानी पहुँचाने का काम किया। यह अभी तक
तक का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसके चलते अजदाबिया जैसे लीबिया के कई शहरों तक पहली बार पानी पहुंच सका। गद्दाफी के इस अल्टीमेट प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया की काफी डोमेस्टिक ग्रोथ हुई और उसकी डिपेंडेंसी विदेशी देशों से काफी कम हो सकी। लेकिन लीबिया सिर्फ पानी और उपजाऊ जमीन के मामले में ही नहीं पिछड़ा हुआ था, बल्कि उस समय लीबिया मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और ट्रैकोमा जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों से भी जूझ रहा था। इसलिए गद्दाफी ने हेल्थ सेक्टर में भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, उन्हें पक्का मकान बना कर दिया गया। कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खोले गए और उनमें सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की व्यवस्था की गई। इन इनिशियल सोशल रिफॉर्म से लीबिया के डेवलपमेंट में 4 चांद लग गए, जो केवल गद्दाफी के सही फैसले लेने और उनकी शान